तो यार आज की इस वाली वीडियो में अपन नियोप्लेजिया स्टार्ट करेंगे और नियोप्लेजियास को अपन दो पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज की वाली वीडियो में यहाँ तक अपन कवर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और नेक्स्ट वाली वीडियो में ये सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो नियोप्लेजियास को दो पार्ट में कवर करेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके बाद में अपन फिर एक एक सिस्टम उठा करके पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे, स्किन पैथोलॉजी, कार्डियक पैथोलॉजी वगैरह। तो नियोप्लेजिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो टेबल है इसको भी अपन देखेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म होता क्या? तो नियो का मतलब होता है न्यू, और प्लेजिया आपको पता होगा, जैसे हाइपरप्लेजिया में ज्यादा सेल्स बनना, तो नियोप्लेजिया में नए सेल्स बनना। ठीक है, अब वो जो नए सेल्स का फॉर्मेशन है वो या तो बिनाइन हो सकता है या मेलिग्नेंट हो सकता है। तो वो कौन डिटरमाइन करेगा? देखिए, नए जो सेल्स बन रहे हैं या तो हो सकता है कि वो एक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर ग्रो करें, एक लोकलाइज्ड एरिया में ग्रो करें। जैसे मान लीजिए कि किसी की आर्म के अंदर हो जाता है, किसी आर्म में हो जाता है, तो सिर्फ एक ही रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड है वो। ठीक है, एक ही रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड है और वहां से स्प्रेड नहीं कर रहा कहीं और बॉडी में, तो वो बिनाइन है। और अगर स्प्रेड कर रहा है, मेटास्टैटिक, मेटास्टेसिस कहते हैं इसको स्प्रेड करने को, तो वो मेलिग्नेंट है। ठीक है, तो नियोप्लेजिया, न्यूप्लाज्म क्या हो गया? कि नए सेल्स का फॉर्मेशन, जो कि बिनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द कैंसर या ओरिजिन ऑफ द ट्यूमर, मेनली कैंसर, ओरिजिन ऑफ द कैंसर, उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे सार्कोमा, सार्कोमा में क्या होता है? मीजनकाइमल सेल्स, जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया, या फिर जो भी मेसोडर्म डिराइव्ड सेल्स हो गए, वहां पे अगर कैंसर अराइज हो रहा है वहां से, तो उसका अपन सार्कोमा नाम देते हैं। या फिर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा अपन नाम देते हैं एपिथेलियल सेल से। एपिथेलियल सेल जो होती है वहां से डिराइव हो रहा है अगर कोई कैंसर, उसका अपन कार्सिनोमा नाम देते हैं। या फिर आप कह सकते हैं लिम्फोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ये जो ब्लड सेल्स है इनसे अगर अराइज हो रहा है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी से अगर अराइज हो रहा है, तो उसको ल्यूकीमिया और लिम्फोमा कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी है उसके प्रोजेनिटर से। ठीक है, इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। अब कैंसर को ट्रिगर करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं? ठीक है, कैंसर को ट्रिगर करने के लिए कार्सिनोजेंस का होना जरूरी है, या फिर बाय बर्थ कैंसर के अगर मतलब प्रेजेंट है, तो देखिए, या तो फेमिलियल हो सकता है या फिर अक्वायर्ड। ठीक है, फेमिलियल या फिर अक्वायर्ड। देखिए, फेमिलियल का मतलब तो ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ तब उसके बॉडी में पहले से ही जीन्स जो थे कैंसर के, जैसे मान लीजिए ऑन्कोजीन्स है, ऑन्कोजीन्स उसकी बॉडी में पहले से अपरेगुलेटेड थे। ठीक है, ऑन्कोजीन्स पहले से अपरेगुलेटेड थे। या फिर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, वो पहले से ही उनकी, देखिए, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की दो कॉपी होनी चाहिए ताकि जो बॉडी में कैंसर है वो डेवलप ना हो। पर फेमिलियल के अंदर क्या होगा? इसकी दोनों की दोनों कॉपीज एब्सेंट होगी। ठीक है, या फिर पार्शियली डिफेक्ट हो सकता है और एक कॉपी एब्सेंट हो और एक कॉपी प्रेजेंट हो। तो अब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर एक कॉपी भी एब्सेंट हो गई तो उसको अक्वायर्ड कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अक्वायर्ड कैंसर होने के, तो फेमिलियल हो सकता है और अक्वायर्ड हो सकता है। फेमिलियल के अंदर जैसे मान लीजिए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, तो उसके दो कॉपीज होने चाहिए नॉर्मली, लेकिन अगर दो से कम प्रेजेंट है तो फेमिलियल। दो से कम, या दो से कम नहीं, जीरो प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो जीन्स होने चाहिए थे। ठीक है, जीन 1 और यहाँ जीन 2। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए थे किसके लिए? आपकी कैंसर जो है वो डेवलप ना हो, ट्यूमर को सप्रेस रख सके। तो अगर ये दोनों के दोनों ही एब्सेंट है बाय बर्थ, तो ये फेमिलियल है। और अक्वायर्ड में क्या होगा? एक प्रेजेंट होगा, दूसरा तो वैसे एब्सेंट है, दूसरा बाय बर्थ एब्सेंट है पर एक प्रेजेंट है। तो अभी तो कैंसर नहीं है, पर जैसे ही डिलीट हो जाएगा किसी वजह से, जैसे यूवी रेडिएशन वगैरह की वजह से, तो कैंसर होने के चांसेस हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर ऑन्कोजीन्स है, तो ऑन्कोजीन्स के अंदर नॉर्मली दो कॉपीज होती है, लेकिन अगर ज्यादा कॉपीज है, ठीक है, ज्यादा कॉपीज है, तो ग्रोथ को ट्रिगर कर सकती है वाया टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो अगर उसको ट्रिगर कर दे तो वही बात है, कैंसर होने के चांसेस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कार्सिनोजेंस में, कार्सिनोजेंस क्या है? कार्सिनोजेंस किस कैटेगरी में आएगा? अक्वायर्ड की कैटेगरी में। तो कार्सिनोजेंस के अंदर आपको पता ही, जो कैंसर ट्रिगर करता है कार्सिनोजेंस है, पर एक स्पेशल कैटेगरी है, वो है कार्सिनोजेनिक वायरसेस या फिर ऑन्कोजेनिक वायरसेस। तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखे मैंने यहाँ पे। हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी क्या कर सकता है कि हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा को ट्रिगर कर सकता है, हेपेटाइटिस बी का वायरस। ठीक है,
एप्स्टीन बार वायरस जो मोनोन्यूक्लियोसिस के सिम्टम्स भी कॉज कर सकता है, मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज कर सकता है। वो बहुत सारे टाइप ऑफ कैंसर्स कॉज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिम्फोमास, बर्किट्स लिम्फोमा, बर्किट BURKITT, बर्किट्स लिम्फोमा, मैं लिख देता हूं, बर्किट्स लिम्फोमा कॉज कर सकता है। या फिर बी सेल लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमा किन में, जिन पेशेंट्स में यूजुअली जो उनकी इम्यूनिटी वो वैसे भी कम हो, नॉर्मली भी कम हो, यानी इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स के अंदर बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। ये दोनों कौन कॉज कर रहे हैं, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। इसके बाद में HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कार्सिनोमा को ट्रिगर कर सकता है, कार्सिनोमा को ट्रिगर कर सकता है, वेजाइनल कार्सिनोमा, वल्वर कार्सिनोमा, पेनाइल कार्सिनोमा, ठीक है, इनको ट्रिगर कर सकता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। फिर ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, आपको याद होगा हर्पीज वायरस 8 हमने डिस्कस किया था। तो हर्पीज वायरस 8 क्या ट्रिगर करता है, कापोसी सार्कोमा, और एड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक डिजीज है, एड्स की, ठीक है, हमने डिस्कस किया था इम्यूनोपैथोलॉजी, ठीक है। तो ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस थे, यानी किन वायरसेस की वजह से ट्रिगर होता है आपका कैंसर, ऑन्कोजीन्स को ट्रिगर कर सकते हैं वायरसेस, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेन बात पर कि जो कार्सिनोजेनेसिस है, यानी कैंसर का फॉर्मेशन है, उसके अंदर दो चीजों के मेन रोल है, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ऑन्कोजीन्स की कॉपी ज्यादा होने से, ऑन्कोजीन्स अगर ज्यादा प्रेजेंट है बॉडी में तो कैंसर हो सकता है, यानी दो से ज्यादा है, नॉर्मली दो होंगे, भाई जीन है ना, जीन दो होंगे, एक टाइप के दो जीन होते हैं बॉडी में, एक इस क्रोमोसोम पे, एक इस क्रोमोसोम पे, पर अगर दो से ज्यादा प्रेजेंट है ऑन्कोजीन तो कैंसर ट्रिगर हो सकता है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर दो से कम है तो कैंसर ट्रिगर हो सकता है। तो अपन चलते हैं कि कौन कौन से ऑन्कोजीन्स हमको देखने को मिलेंगे, सारे तो नहीं, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑन्कोजीन्स हमको देखने को मिलेंगे, और उनसे उनके एम्प्लीफिकेशन या कौन से मैकेनिज्म से ये कैंसर ट्रिगर कर सकते हैं। तो देखिए ये स्टार्ट करते हैं इस टेबल को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑन्कोजीन्स है। अब इन ऑन्कोजीन में क्या इफेक्ट आएगा, कौन सा मैकेनिज्म से इफेक्ट आएगा, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA, किस मैकेनिज्म से इफेक्ट आएगा, कौन सा ट्यूमर कॉज करेगा, और क्या जीन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ERBB1, पहले तो आप ER का मतलब समझिए, दिस इज नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ये ER का मतलब है। तो ERBB में ER का मतलब है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। इसमें ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रोथ को ट्रिगर करेगा, ठीक है। अगर इसकी कॉपी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ज्यादा होंगे, और अगर रिसेप्टर्स का नंबर ज्यादा है तो ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो जीन प्रोडक्ट क्या हो गया, इन तीनों का जीन प्रोडक्ट हो गया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक, इन तीनों का जो जीन प्रोडक्ट है दैट इज ER, ठीक है। अब ERBB1 वो ट्रिगर कर सकता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ERBB1 ट्रिगर कर सकता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को। ERBB2 ट्रिगर कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, और आपके ओवेरियन कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर को, ठीक है। ERBB3 भी ट्रिगर कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर को, ठीक है। अच्छा, RET, अब RET जो है, RET इज एसोसिएटेड विद MEN2A एंड 2B, ठीक है, MEN2A एंड 2B, ठीक है, RET। अब RET में RET से आप एक चीज जान सकते हैं, रिमेंबर एंडोक्राइन ट्यूमर्स, यानी कि इस ऑन्कोजीन का अगर ज्यादा प्रेजेंस हो जाए, या ज्यादा हो जाए ऑन्कोजीन, तो इसके अंदर एंडोक्राइन ट्यूमर्स होने लगते हैं। तो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के अंदर जैसे मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है। मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड कौन से सेल्स का हो गया, C सेल्स, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, C सेल्स के अंदर, ठीक है, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। अच्छा, ABL क्या ट्रिगर कर सकता है,
ये ट्रिगर कर सकता है CML एंड ALL, ठीक है, CML एंड ALL, ठीक है, CML एंड ALL मोस्टली बच्चों में, चिल्ड्रन के अंदर CML और ALL ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, रैश प्रोटीन जो है वो मोस्ट कॉमनली म्यूटेटेड ऑन्कोजीन है और ये लंग्स, कोलॉन एटसेट्रा कैंसर को ट्रिगर कर सकता है। रैश जीन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सीमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीमिक के अंदर क्या हो सकता है, देखिए इसके अंदर बर्किट्स लिम्फोमा जो हमने यहाँ डिस्कस किया था एप्स्टीन बार वायरस में, वो वाला बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है, बर्किट्स लिम्फोमा। अब बर्किट देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्किट्स लिम्फोमा का या फिर सीमिक का। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ट्रांसलोकेशन, यानी काम कैसे करता है, देखिए जो सीमिक जीन है यहां पे मान लीजिए 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स है। अब 2 क्रोमोसोम्स कौन कौन से, एक है क्रोमोसोम 8 और एक है क्रोमोसोम 14। अब इन दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक के अंदर तो जीन प्रेजेंट है सीमिक जीन, ठीक है, सीमिक जीन। ठीक है, एक के अंदर तो सीमिक जीन प्रेजेंट है और एक के अंदर हेवी चेन जीन, जो हेवी चेन होती है इम्यूनोग्लोबुलिन की, जो हेवी चेन होती है उसको प्रोड्यूस करने वाला जीन प्रेजेंट है। अब अगर ये दोनों फ्यूज हो जाए तो प्रॉब्लम क्या आएगी, तो प्रॉब्लम यहां आएगी कि ये जो हेवी चेन वाला जीन है ये ओवर एक्टिव होता है बी सेल्स के अंदर, ठीक है, ओवर एक्टिव होता है बी सेल्स के अंदर और प्लाज्मा सेल्स में, क्योंकि उनको इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करना है। तो हेवी चेन जीन जो है वो ज्यादा एक्टिव है किसके अंदर, बी सेल के अंदर। अब अगर बी सेल में ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो सीमिक जीन जो है वो भी ओवर एक्टिव हो जाएगा और उसके ओवर एक्टिव होने की वजह से ट्रिगर हो जाएगा CML और ALL, ठीक है। तो ओवर एक्टिव सीमिक, ठीक है, ये मैकेनिज्म होता है आपके सीमिक जीन का, जो कि ट्रांसलोकेशन के मैकेनिज्म से, ट्रांसलोकेशन के मेथड से बर्किट्स लिम्फोमा कॉज कर सकता है, ठीक है। अब LMYC ये क्या कॉज कर सकता है, तो ये कर सकता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। NMYC कॉज कर सकता है न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और न्यूरोब्लास्टोमा। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अब ERBB2 जो है उसका याद रखिए एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, ERBB2 एम्प्लीफिकेशन, यानी जो जीन है ये एम्पलीफाई हो जाएगा और इसकी वजह से जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो होता है, मैं यहां बना देता हूं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो होता है ER, ये पोजेस करता है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को, ठीक है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। अब टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को पोजेस करता है, इसलिए जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होते हैं, एपिथेलियम डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर या फिर जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं उसको ट्रिगर कर सकते हैं टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को, और क्योंकि वो इसको ट्रिगर कर सकते हैं तो जो ग्रोथ है वो ज्यादा होने लगेगी, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम कैंसर बोलते हैं, ठीक है। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है इनके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो ABL है, ABL जो कि CML और ALL कॉज कर रहा है, ठीक है, ABL जो है ये क्या कॉज, ये इसका क्या मैकेनिज्म होता है, तो इसका मैकेनिज्म भी है ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन। अब इस ट्रांसलोकेशन के अंदर कुछ स्पेशल बात है, देखिए जो इसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है ABL का,
वो हो रहा है क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22, क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22 के बीच में। तो यहां पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम 9 पर प्रेजेंट होता है आपका BCL जीन और क्रोमोसोम 22 पे प्रेजेंट होता है आपका ABL जीन। अब जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो BCL ABL फ्यूजन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। BCL ABL फ्यूजन प्रोटीन, BCL ABL फ्यूजन प्रोटीन। और ये जो होता है इसके अंदर भी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, बट ये हमेशा, ये जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है इनके अंदर, वो हमेशा टायरोसिन काइनेज स्टिमुलेटेड फॉर्म में रहेगा और हमेशा ग्रोथ कराता रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट हो चाहे ना हो, ये हमेशा ऑलवेज ऑन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी आएगा, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी हमेशा ऑलवेज ऑन। ठीक है, तो इस वजह से कैंसर ट्रिगर कर सकता है। और इसीलिए CML और ALL जो होते हैं दे स्प्रेड वेरी वेरी फास्ट, स्प्रेड वेरी फास्ट। और जो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं वो यूजुअली जल्दी डेथ में भी रिजल्ट करते हैं, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी, उसको रिस्पॉन्स भी ज्यादा देते हो क्योंकि क्विकली डिवाइड। ठीक है, अच्छा इसके बाद में जो जीन प्रोडक्ट्स है वो सबके याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इन तीन के याद रख सकते हैं, इन तीन के याद रख सकते हैं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर रेगुलेटरी प्रोटीन्स या न्यूक्लियर रेगुलेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, न्यूक्लियर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो ये ऑन्कोजीन्स थे और वो कौन कौन से ट्यूमर्स को ट्रिगर कर रहे होते हैं, और ये तीन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से मैंने आपको क्रोमोसोम्स बताया वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका भी एक ऐसे टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स लिखे हैं। अब इनमें देखते हैं कौन सा ट्यूमर होगा। इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के ओवर अंडर एक्सप्रेशन की वजह से डिलीशन हो सकता है, फेमिलियल हो सकता है, स्पोरेडिक या फिर एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो जीन की वजह से कौन सा ट्यूमर होगा, मतलब इनकी डिलीशन की वजह से, और कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो VHL जीन आपने नाम सुना ही है, आपने देखा था इसको, वॉन हिप्पल-लिंडाउ। वॉन हिप्पल-लिंडाउ मैंने आपको बता दें 3 डिजीज ऑफ 3 है, तो 3rd क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। WT1 यानी कि विल्म्स ट्यूमर, विल्म्स ट्यूमर। अच्छा, वॉन हिप्पल-लिंडाउ के पहले ट्यूमर देख लेते हैं, आपको पता ही रीनल सेल कार्सिनोमा, इवेंजियोब्लास्टोमा, ये सब होता है इसमें। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक, फिर विल्म्स ट्यूमर, विल्म्स ट्यूमर। और ये कौन से जीन पे, 11th, कौन से क्रोमोसोम पे, 11th क्रोमोसोम पे। फिर रेटिनोब्लास्टोमा जीन, ये 13th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और इसका अगर डिलीशन रहता है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा तो कॉज करेंगे प्लस ऑस्टियोसार्कोमा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा। P53 जीन, P53 जीन जो होता है ये 17th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, और इसका जो काम है वो हर जगह है लगभग। ये एक तरह से गार्डियन है, ये जो जीन्स है या जो सेल है उसको कैंसर फेज में जाने से बचाता है। P53 जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इसका म्यूटेशन हो जाए तो ये कॉज करता है ली-फ्रोमेनी सिंड्रोम। ली-फ्रोमेनी सिंड्रोम, इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सारे टाइप ऑफ कैंसर एक्यूमुलेट हो सकते हैं ली-फ्रोमेनी सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, फिर BRCA1, BRCA स्टैंड्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो BRCA1 17th क्रोमोसोम पे, BRCA2 13th क्रोमोसोम पे। ठीक है, 17th और ये 13th। ठीक है, दोनों ब्रेस्ट कैंसर कॉज करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर। पर BRCA1 जो है इसके अंदर मेन के अंदर, अगर मेन के अंदर, मेल के अंदर BRCA1 का डिलीशन हो जाए तो मेन के अंदर देखने को मिलेगा प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, और विमेन में ब्रेस्ट कैंसर। और अगर BRCA2 है का डिलीशन हो जाए तो इसमें मेन के अंदर देखने को, मेन के अंदर और फीमेल के अंदर, ठीक है, मेन और विमेन दोनों के अंदर ही ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलेगा। तो BRCA2 में दोनों में ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल में। BRCA1 में जो फीमेल है उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलेगा, और जो मेल है उसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर, BRCA1 में। ठीक है, अच्छा APC ये कॉज करेगा एडिनोमेटस, पॉलिप्स,
ठीक है, एडिनोमेटस पॉलिप्स एंड कोलॉन कैंसर, याद रखना आसान है इसको, APC, एडिनोमेटस पॉलिप्स एंड कोलॉन कैंसर। ये 5th क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, 5th क्रोमोसोम, ठीक है। फिर DCC, ये बेसिकली कोलॉन कैंसर, ठीक है। फिर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हमने पढ़ा था। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जो होता है ये न्यूरोफाइब्रोमा कर देगा, NF टाइप, NF1 न्यूरोफाइब्रोमा तो दोनों में होगा, पर जो NF टाइप 1 है इसके अंदर एक्सटेंसिवली ज्यादा है न्यूरोफाइब्रोमा से। और NF2 के अंदर अगर आपको याद हो तो इसके अंदर श्वानोमा ऑफ वेस्टिबुलर नर्व, जो कि बायलेटरल थे, श्वानोमा ऑफ वेस्टिबुलर नर्व जो कि बायलेटरल थे। NF1 कहाँ पे प्रेजेंट होगा, NF1 जो है वो 17th क्रोमोसोम पे, NF2 22nd क्रोमोसोम पे, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। तो ये कुछ वो थे आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, उसके साथ में कौन सा ट्यूमर कॉज कर रहा है और कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये हमने देखा, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये फर्स्ट वीडियो थी नियोप्लेजिया की, सेकंड वीडियो में अपन ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। एक बार बुक से रिवाइज कर सकते हैं और एक बार आप चाहे तो वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके।